सो हेलो एंड वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का ई पाठशाला चैनल पे। माय नेम इज़ विजय। आप ई पाठशाला चैनल पे टर्म 2 के अकॉर्डिंग क्लास 10th की ये ज्योग्राफी की सीरीज देख रहे हैं। चैप्टर 5वां है। इससे पहले वीडियो का पहला पार्ट अपलोड था। चैप्टर के अंदर हमने मिनरल एंड रिसोर्स, एनर्जी रिसोर्स के ऊपर हमने सीरीज स्टार्ट करी थी। 5th चैप्टर के अंदर आपको मिनरल और एनर्जी रिसोर्स से चीज़ें बताई गई थी। मैंने कहा था कि वीडियो के 2 पार्ट आएंगे, लेकिन दोस्तों वीडियो के 3 पार्ट आएंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी है, चैप्टर बहुत बड़ा है। शॉर्ट में एनालाइज करने की आपको कोशिश करा रहा हूँ, मेन चीज़ें बता रहा हूँ जो आपके पेपर में आने के पूरे चांस है। अब एनर्जी एंड मिनरल रिसोर्स में मैंने टूथपेस्ट का एक एग्जांपल दिया था और आप सभी लोगों से कहा था कि कमेंट जरूर करिएगा कि इसके पीछे की स्टोरी क्या थी। तो वीडियो का पहला पार्ट अगर आपने देखा है तो जरूर जाके वॉच आउट करिए, अगर आपको सेकंड पार्ट देखना है तो, क्योंकि सेकंड पार्ट में स्टोरी जाएगी आगे। दोस्तों हमने पहले पार्ट के अंदर काफ़ी कुछ कवर करा था, तो शॉर्ट में मैं आपको यहाँ से बताता हूँ कि हमने देखा था खनिज के बारे में। हमने कहा था कि खनिज जो होते हैं, मिनरल्स जो होते हैं, ऑफकोर्स वो मेटालिक और नॉन मेटालिक फॉर्म में होते हैं। और मेटालिक यानी कि धात्विक जो होते थे उसमें हमने फेरस और नॉन फेरस, लोहांश और अलोहांश वाली चीज़ें हमने देख ली थी। हमने इसमें एक एग्जाम्पल बताया था प्रीशियस मटेरियल के अंदर कि डायमंड एक ऐसा मिनरल है जो सबसे हार्डेस्ट है, जिसको तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। अब ऑफकोर्स उसके पीछे की साइंस भी अलग है। टेक्नोलॉजी तो ये कहती है कि अब ऐसा भी चीज़ आ चुका है कि दुनिया के सबसे हार्डेस्ट मिनरल्स को भी तोड़ा जा सकता है। तो ऑफकोर्स साइंस बहुत आगे जा रही है। एंड नाउ अब हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे नॉन मेटालिक फॉर्म की। दोस्तों नॉन मेटालिक के अंदर फिर उसके आगे हम और आगे चले जाएंगे, ठीक है। फिर हम क्या कहते हैं, एनर्जी रिसोर्स के बारे में भी बात कर लेंगे। एनर्जी रिसोर्स में ऊर्जा के संसाधन में पारंपरिक रिसोर्स जिनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता है, उसके बारे में भी इसमें स्टडी करा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करे। सो लेट्स स्टार्ट। आपने यहाँ तक आपने पढ़ा था और अब हम पढ़ रहे हैं नॉन मेटालिक फॉर्म के बारे में। देखिए नॉन मेटालिक जो होता है ना वो अधात्विक होता है, मतलब ये असल में ठोस फॉर्म में पाया नहीं जाता है, दैट इज वाई अधात्विक है। उसमें से सबसे पहले, अब मीका पाजी का मैं नाम नहीं ले रहा, मीका पाजी दलेर मेहंदी जी के ब्रदर, छोटे भाई, प्यारे भाई, लेकिन यहाँ मीका दैट मीन्स अभ्रक की बात हो रही है। दोस्तों ये एक ऐसा है ना मीका, मतलब मेन बात है कि इसका कलर ब्लैक, क्लियर ब्लैक, ग्रीन, येलो, ब्राउन कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेन बात ये है कि ये जो क्या कहते हैं मीका होता है, ये वोल्टेज को हाई करने के लिए इस्तेमाल करा जाता है। और ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज के अंदर इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है। देखो हर एक मिनरल्स का हम कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं, उसमें से मीका यानी कि अभ्रक जो है इसका इस्तेमाल हम वोल्टेज को हाई करने में इस्तेमाल करते हैं। और ऑफ कोर्स ये अलग अलग लेयर्स में पाया जाता है, मिट्टी के लेयर्स में पाया जाता है। और ऑफ कोर्स ये भारत के काफ़ी हिस्सों में पाया जाता है। तो आपकी बुक के अंदर ये कहाँ कहाँ मिलता है वो बता रखा है। सबसे नंबर 1 छोटा नागपुर प्लेटूज के आसपास, उसके बाद कोरामंडल है ना, उसके बाद दूसरा है झारखंड है, राजस्थान के अजमेर में पाया जाता है, और उसके बाद नलौर, नलौर दैट मीन्स आंध्र प्रदेश के नलौर में भी पाया जाता है। दोस्तों बस इसमें इतना ही बताने की कोशिश करी गई है कि कहाँ कहाँ पाया जाता है। दूसरा बात कर लेते हैं लाइमस्टोन की। लाइमस्टोन होता है चूना पत्थर, ये भी ऑफकोर्स ठोस फॉर्म में पाया नहीं जाता है। चूना पत्थर के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट ये होता है इसके अंदर। अब ऑफकोर्स इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ सीमेंट इंडस्ट्रीज के लिए करा जाता है, और साथ में जो ब्लास्ट फर्नेस होता है उसमें आयरन ओर को गलाने के लिए इसका लाइमस्टोन का इस्तेमाल करा जाता है। तो ये अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 रिसोर्स आपने समझ लिए। अब पोटास, सल्फर, मैग्नीशियम, बहुत सारे और भी हैं, उतना हम स्टडी करने नहीं बैठेंगे। क्लास 10th के अंदर इतना ही है, क्योंकि जब आप 12th क्लास में, 11th क्लास में जाओगे तो और डीपली घुस जाओगे। अब क्योंकि मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि जितने भी मिनरल्स होते हैं वो काफ़ी लंबे समय तक रिजर्व्ड होते चले जाते हैं, और किसी एक प्लेस पे कई गहराइयों के अंदर होते हैं, थोड़े बहुत सरफेस पे पाए जाते हैं। तो जहाँ वो इकट्ठा हो जाते हैं उन्हें हम माइंस बोलते हैं। माइंस मीन्स उन्हें बोलते हैं हम खादाने बोलते हैं, खनन बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ऑफकोर्स हमें इतना भी पता होना चाहिए कि जब भी इन मिनरल्स को निकाला जाता है तो ऑफकोर्स वो काफ़ी खतरे से भरे होते हैं। अब हैजार्ड्स ऑफ द माइनिंग जो होता है, मतलब माइनिंग करते समय, अगर आपने KGF मूवी देखी होगी तो उसमें कितना सही तरीके से माइनिंग करते हुए दिखाने की कोशिश करी गई है। लेकिन क्या आपको लगता है कि माइनिंग करना इतना आसान होता है? माइनिंग में कितनी दिक्कत होती है, कालिया मूवी के अंदर भी दिखाया गया है, अनिल कपूर की मूवी लोफर उसमें भी दिखाया गया है, बहुत सारी मूवियों में दिखाया गया है, काला पत्थर में दिखाया गया है। दोस्तों उन सही मूवियों में ये दिखाया गया कि जब माइनिंग होती है तो कितने सारे खतरे होते हैं। तो खतरा नंबर 1, कोलैप्स ऑफ द कोलैप्सिंग ऑफ द माइनिंग। कभी कभार माइनिंग धरती के बहुत नीचे हो रही होती है तो ऑफकोर्स उनकी जो छतें होती है उनका गिरने का डर होता है। गिरने का डर होता है तो ऑफकोर्स जो बेचारे अंदर काम कर रहे हैं वो तो वैसे ही मर जाएंगे। वेंटिलेशन प्रॉब्लम होती है, हवा को लेके सांस नहीं मिल पाती है अंदर कभी कभी, तो भी दिक्कत होती है। दूसरा अंदर फायर, ऑफकोर्स फायर, आग लग जाना वो एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है। कोल माइंस में सबसे बड़ी दिक्कत होती है आग का लग जाना। अब
आग लग गई तो ऑफकोर्स कहाँ भागोगे, भाग ही नहीं सकते। दूसरा ये है द वाटर रिसोर्स इन द रीजन गेट कंडेमिनेशन ड्यू टू माइनिंग। मेन बात क्या होता है, वाटर, पानी का भर जाना। जब पानी भर जाता है तो ऑफकोर्स कहीं भाग नहीं सकते हो, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। माइनिंग में जो उसकी डंपिंग वेस्ट होती है ना, जो भी उसका बचा हुआ वेस्ट होता है, ऑफकोर्स वो लैंड के लिए, सॉइल के लिए और ऑफकोर्स रिवर पॉपुलेशन के लिए, स्ट्रीम पॉपुलेशन पोल्यूशन के लिए बहुत गंभीर है। मतलब अगर आप रिसोर्स को देखो उड़ते हुए, कोई भी माइनिंग आप कर रहे हो तो कितना धुआं उड़ता है, कुछ भी खराब चीज़ें जो होती हैं ऑफकोर्स ज़मीन पे गिर जाती हैं, तो ये बहुत बड़ा लॉस है। ऑफ कोर्स माइनिंग के हमारे पास बहुत सारे लॉस होते हैं। तो दोस्तों ये था पूरी तरीके से क्या एनर्जी सॉरी आपके मिनरल्स थे। हमने पहले वाले पार्ट के अंदर क्या कहते हैं आपके जो फेरस थे, फेरस नॉन फेरस वो देख लिए थे, मेटालिक देख लिए थे। इस पार्ट के अंदर हमने नॉन मेटालिक के 2 एग्जांपल देख लिए। माइनिंग के खतरे क्या थे वो हम समझ गए। अब आगे बात करते हैं एनर्जी रिसोर्स के बारे में। तो दोस्तों एनर्जी रिसोर्स क्या होता है वो समझ लीजिए। एनर्जी रिसोर्स में आप सॉरी ये वाला अभी एनर्जी रिसोर्स नहीं है, सॉरी यहाँ पे ये है कि जो मिनरल्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं ऑफकोर्स उन मिनरल्स को हमें कंजर्व करना ज़रूरी क्यों, आने वाली पीढ़ी के लिए बचाना ज़रूरी क्यों है। तो ऑफकोर्स हमें पता है कि इनको बनने में बहुत समय लगता है। ऐसा तो नहीं है कि अर्थ क्रस्ट के ऊपर वो एकदम से बन गए, कई कई साल, कई कई हज़ारों साल लग जाते हैं बनने के लिए। गोल्ड है, डायमंड है, अब्रक है, जैसे मीका में मैंने एग्जांपल पढ़ा, लाइमस्टोन है, उसके बाद क्या कहते हैं पेट्रोलियम है, उसके बाद क्या कहते हैं आयरन ओर है, मैग्नीशियम है, बॉक्साइड है, कॉपर है। आपको क्या लगता है कि आपने बस वो पानी डाला और वो बन गया? नहीं, बहुत ज़्यादा समय लगता है इसे बनने के लिए अर्थ क्रस्ट पे। और क्या कहते हैं ज्योग्राफिकल कह रहे हैं कि जितना स्लो प्रोसेस से बन रहा है उतनी ज़्यादा डिमांड हम इसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं। ऑफकोर्स ये नॉन रिन्यूएबल है, दोबारा बनाए जा नहीं सकते हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, फाइनेट है, हमारी धरती के अंदर फाइनेट है। कोयला जहां मिलेगा ऑफकोर्स उतना ही मिल पाएगा, जितना खोद सकते हो उतना ही मिलेगा, उसके अलावा नहीं मिल सकता। सो दैट इज वाई इनका क्या कहते हैं कंजम्पशन जरूरी है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि कंजम्पशन जरूरी है क्यों। अब इतना तो पता है हमें कि क्या कहते हैं जो भी हम मिनरल्स इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें बनने के अंदर समय लगता है, लेकिन हमें कंजर्व करना जरूरी क्यों है? तो कंजर्व करना इसलिए जरूरी है बिकॉज मिनरल्स जो होते हैं रिसोर्स फाइनेट है, नॉन रिन्यूएबल है। इसलिए सरकार क्या बोलती है भैया, सरकार कहती है कि जब भी बत्ती आए, मतलब रेड बत्ती आए, तो ऑफकोर्स अपना इंजन बंद कर दो। आपको लगता होगा थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए इंजन बंद करके क्या हो जाएगा, सॉरी एक कुछ सेकंड के लिए इंजन बंद करके क्या हो जाएगा, बंद करके क्या हो जाएगा, उससे फर्क पड़ता है। आप माने मत माने बस फर्क पड़ता है। तो इसीलिए हमें कंजर्व करने की जरूरत है। अब इसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है दोस्तों, हमें सोचने वाली गंभीर बात है कि इसका कंजर्वेशन, संरक्षण कैसे किया जाए। तो संरक्षण करने के लिए कुछ नहीं, 2-4 तरीके। हमें प्लान्ड और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि ऊर्जा के इन संसाधनों को या इन मिनरल्स को ऐसे इस्तेमाल करो कि जैसे प्लान्ड तरीके से हो, उतना इस्तेमाल करो जितनी जरूरत पड़ रही है, उससे ज्यादा इस्तेमाल मत करो इसका। दूसरा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस्तेमाल करो, मतलब इतना इस्तेमाल करो कि आने वाली जनरेशन को भी मिल सके। दूसरा, हमें टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करके इसकी कंसिस्टेंसिटी को बनाए रखना जरूरी है। और ऑफकोर्स जहाँ पे लो ग्रेड मिनरल्स की जरूरत हो तो लो कॉस्ट ही मिनरल्स इस्तेमाल करें। हर जगह ऐसे मिनरल इस्तेमाल ना करें जो हमेशा हाई टेम्परेचर पे ही रहे, तो वो ज़रूरी नहीं है। दूसरा, रिसाइकलिंग ऑफ मेटल ज़रूरी है। जो भी खराब मेटल है उसका इस्तेमाल करके उसके सब्स्टिट्यूट में किसी और मेटल का इस्तेमाल करो, ताकि आने की फ्यूचर वाली जनरेशन जो है इसका इस्तेमाल कर सके। तो दोस्तों ये तरीके हैं जिससे हम मिनरल रिसोर्स को, या हमारे जो भी एनर्जी रिसोर्स है या जो भी मिनरल रिसोर्स है, खनिज के संसाधन है, उनका हम संरक्षण ऐसे कर सकते हैं और हमें संरक्षण करने की जरूरत है। अब बात करते हैं ऊर्जा के संसाधनों की। ऊर्जा के संसाधनों के ऑफकोर्स ऊर्जा के संसाधनों में हम ये कह सकते हैं कि आज की डेट में हमारा कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और उसके बाद यूरेनियम, इलेक्ट्रिसिटी, सारे के सारे ऊर्जा के संसाधन है। और ऊर्जा के संसाधनों को 2 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। 2 कैटेगरी में, कौन सी 2 कैटेगरी में? एक है हमारा कन्वेंशनल यानी कि पारंपरिक, और एक है हमारा नॉन कन्वेंशनल यानी कि अपारंपरिक। कन्वेंशनल रिसोर्स वो होते हैं जिन्हें पारंपरिक बोलते हैं, परंपरा यानी कि एक स्लो प्रोसेस के हिसाब से वो बनते हैं। जैसे मैं कह सकता हूँ फायरवुड, कैटल डंक, केक, उसके बाद कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, है ना। उसके बाद बोथ हाइडल एंड थर्मल पावर से बनती है, लेकिन समय लगता है ना, एकदम से तो नहीं बन सकती। लेकिन नॉन कन्वेंशनल जिन्हें हम दोबारा बना सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए है हमारा सोलर, उसके बाद विंड, टाइडल, जियोथर्मल, बायोगैस, ऑटोमेटिक, एटॉमिक एनर्जी, है ना। फायरवुड, कैटल डंक, ये तो ऑफकोर्स हमें पता है कॉमन रूरल इंडिया के अंदर इस्तेमाल होते ही है। लेकिन मेन बात ये होती है कि जो संसाधन, जो ऊर्जा के संसाधन है, वो जो 2 कैटेगरी बांटे गए हैं वो
पारंपरिक और गैर पारंपरिक में बांटे गए। और जो पारंपरिक है यानी कि पेट्रोलियम, कोल, गैस, उसके बाद क्या कहते हैं जो लाखों साल लगते हैं बनने के लिए, उसको हमें संरक्षित करना ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कोल के बारे में। ऑफकोर्स कोयला जो है हमारे इंडिया में ऑफकोर्स एक कन्वेंशनल रिसोर्स है, ऊर्जा का पारंपरिक संसाधन वाला रिसोर्स है। और जो आपका क्या कहते हैं ऊर्जा के संसाधन का रिसोर्स ये है कोल। ऑफकोर्स इंडिया में काफ़ी हिस्सों में पाया जाता है। ऑफकोर्स हमें पता है गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी है हमने केजीएफ देखी है हमने, है ना। और ऑफकोर्स पावर जनरेशन के लिए कोल का बहुत इस्तेमाल होता है, एनर्जी की इंडस्ट्रीज के लिए बहुत इस्तेमाल होता है कोल का, डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी कोयले का इस्तेमाल होता है और कमर्शियल यूज़ के लिए भी कोयले का इस्तेमाल होता है। यानी कि कोयला जो है मुख्य संसाधन क्यों है, क्योंकि हम यहाँ पे एक तो ये संसाधन मुख्य इसलिए कि हर जगह अवेलेबल हो रखा है, मतलब मोस्टली प्लेसेस में अवेलेबल हो रखा है कोयला। और कोयला जो होता है ना दोस्तों, कोयले के भी टाइप अलग अलग होते हैं, ऐसा नहीं कि आप सारे कोयले देख लेते। तो कोयले के टाइप देख लीजिए, लिग्नाइट कोयला अलग होता है, ब्यूटिमिन्स कोयला अलग होता है, एथरसाइट कोयला अलग होता है, पिट कोयला अलग होता है। तो ये सारे कोयले अलग अलग है, कोयलों की भी कैटेगरी है। रक्तांचल वेब सीरीज अगर आपने देखी हो पार्ट 2 में, उसमें विजय सिंह बताता है कि कोयला जो है तुम्हारा कोयला इतना धुआं क्यों दे रहा है, गर्मी तो दे ही नहीं रहा है, हीट तो दे ही नहीं रहा है, वो धुआं ही दे रहा है। फिर वहां पे इस थ्योरी को समझाया गया था कि कोयले के भी टाइप है। असल में वो इनके नाम तो नहीं ले रहा था, पर वो बता रहा था कि कोयले की कैटेगरी कैसी कैसी होती है। तो कोयला हर जगह अवेलेबल तो होता है, लेकिन दोस्तों कोयले की भी कैटेगरी अलग होती है। जैसे लिग्नाइट कोयला, ये ऑफकोर्स लो ग्रेड ब्राउन कोयला होता है विच इज सॉफ्ट एंड विद हाई मॉइस्चर कंटेंट। लिग्नाइट कोयला वो होता है जो ब्राउन उस कलर का होता है, हाई मॉइस्चर, इसमें पानी की मॉइस्चर ज्यादा होता है, इसलिए जलने में कम वो होता है और धुआं ज्यादा देता है। और ये ब्यूटिमिस कोयला ऑफकोर्स इसमें टेम्परेचर हाई रहता है, कमर्शियल यूज के लिए यही इस्तेमाल करा जाता है फैक्ट्रियों में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है एंथ्रेसाइड, हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ हार्ड कोयल, सबसे महंगा कोयल आपका कोयला यही होता है। और ये वाला कोयला जो दोस्तों है आपकी बुक में नहीं मेंशन करा हुआ है, इस वाले कोयले के बारे में आपको खुद से ढूंढ के आना है, फाइंड आउट करना है कि ये कोयला कौन सा है। अब ऐसे कहते हैं कि कोयला ऐसा तो नहीं कि घर में कोई पेड़ लगाएंगे और उग जाएगा, कोयला बन जाएगा, या धरती के अंदर हम जो वो होती हैं लकड़ियां उसको दबा देंगे तो कोयला बन जाएगा, नहीं। कोयला बनने का एक प्रोसेस है जो ऑफकोर्स 200 साल या यहाँ पे बता रखा कहता 200 मिलियन ईयर्स अगो, 20 करोड़ साल भी बता रहे हैं, 10 करोड़ साल भी बता रहे हैं, कुछ लाख साल बता रहे हैं जिसको बनने में समय लगता है। तो हमारी बुक के अंदर जो बता रखा है कि ज्योग्राफिकल एज जो है इसका, मतलब इसको बनने का 2 ही तरीका है, जिसमें बताया गया कि इस तरीके से बना है कोयला। और आज की डेट में जो कोयला आज हमारे पास अवेलेबल हो रहा है दोस्तों, वो कोयला कम से कम 100 करोड़ साल पुराना हो सकता है, या मैं कहता हूँ 10 करोड़ साल पुराना या 20 करोड़ साल पुराना, इतना करोड़ों साल पुराना वो कोयला होगा। और बता रखा है कि 2 ही प्रोसेस से बना है, एक नंबर है गोंडवाना जो ऑफकोर्स 20 करोड़ साल पहले बना था, और दूसरा है टर्शियरी डिपॉजिट जो ऑफकोर्स 55 यानी कि 5 करोड़ साल पहले बना था। एक 20 करोड़ और एक 5 करोड़ साल पहले बना था। तो जो गोंडवाना है उसकी अगर हम पोजीशन देखें तो दामोदर वैली के आसपास सिचुएटेड है। दूसरा जो सिचुएटेड है क्या कहते हैं, दामोदर के बाद गोदावरी रीजन के पास, महानदी इसके पास, और वर्धा वैली के पास। ये है हमारा कि कहाँ पे हमारा जो गोंडवाना था यानी कि 20 करोड़ साल पहले जो कोयला बना था उसकी 4 प्लेसेस है। दूसरी जो है थर्शियर कोल जो ऑफकोर्स 5 करोड़ साल पहले बना था, जो नया कोयला कह सकता हूँ मैं, वो मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के आसपास जो है ये कोयला हमें मिलता है। तो ज़्यादातर कोयला हमें यही मिल रहा है, और जो कोयले हो सकते हैं वो दूसरी और प्लेसेस पे हो सकते हैं। तो ये दोस्तों कोयला का जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है वो अलग अलग जगहों पे हो रहा है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि 2 तरीके से 2 प्रोसेस में ही ये बना होगा। दूसरी बात करते हैं हम बात करते हैं उसके बाद पेट्रोलियम की। तो पेट्रोलियम जो एनर्जी का दूसरा सबसे बड़ा संसाधन है इंडिया में कोयले के बाद। ऑफकोर्स पेट्रोल का इस्तेमाल कौन नहीं करता है, पेट्रोल एक ऐसी इंडस्ट्री है जो ऑफकोर्स सारी इंडस्ट्रीज को चला रही है, सिंथेटिक टेक्सटाइल को, फर्टिलाइजर टेक्सटाइल को, उसके अलावा केमिकल टेक्सटाइल को, और कितनी सारी टेक्सटाइल को चला रही है इंडिया के अंदर। ऑफकोर्स जब ये पेट्रोलियम बना था तो ये 5 करोड़ साल पहले से ही बनना चालू हो गया था, जैसे हमने टर्शियल एज बोला है ना। इस एज में पेट्रोलियम बनना चालू हो रहा होगा, और पेट्रोलियम जो है ऐसा कहा जाता है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन पेट्रोलियम का ऑफकोर्स मुंबई के आसपास, गुजरात के आसपास, असम के आसपास और गुजरात के आसपास, इधर के ही आसपास हमें देखने को मिलता है। और इंडिया में ज़्यादातर बोला जाता है कि गुजरात के अलंकेश्वर एक प्लेस है, वहाँ पे तो मेन ज़्यादा हमें पेट्रोलियम का पार्ट देखने को मिलता ही मिलता है। दूसरा है प्राकृतिक गैस जिसे हम नेचुरल गैस बोलते हैं। नेचुरल गैस ऑफकोर्स ये पेट्रोलियम के ऑप्शन में हम इस्तेमाल करने वाली चीज़ों को बोल सकते हैं। ये इको फ्रेंडली इसीलिए क्योंकि इसमें लो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो छूटता है। ये अच्छी बात है कि इको फ्रेंडली
ग्लोबली है। और उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल गैस का है वो ऑफकोर्स हर जगह नहीं है, वो कृष्णा गोंडवाना बेसन के आसपास के इलाके हैं, और उसके बाद मुंबई हाई के आसपास का इलाका, गल्फ ऑफ कैम्बे के आसपास का इलाका है, अंडमान निकोबार आइसलैंड, इधर के आसपास के इलाके में हमें नेचुरल गैस जो है वो देखने को मिलती है। दोस्तों ये भी वही है कि ऑफकोर्स इसको बनने में बहुत समय लगता है, तो इसके ऑप्शन में आज हम लोग सीएनजी गैस का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपके घरों के अंदर एलपीजी गैस इस्तेमाल होती है, कारों के अंदर सीएनजी गैस इस्तेमाल होती है, विच इज़ सेफ फॉर द क्या कहते हैं एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी अच्छी है। अब अगर बिजली की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, तो इलेक्ट्रिसिटी भी दोस्तों आज की डेट में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले ऊर्जा के संसाधनों में से एक है। किसी कंट्री के अंदर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी अगर इस्तेमाल हो रही है तो वो यूएसए के अंदर इस्तेमाल हो रही है। और मेनली इलेक्ट्रिसिटी को दो तरीके से हम क्या कहते हैं प्राप्त करते हैं। नंबर 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ऑफकोर्स जल से, जल को बहुत तेजी से, स्वदेश मूवी में अगर आपने देखा हो, इसके थ्रू। दूसरा है थर्मल पावर, थर्मल पावर में कोयले को बहुत ज़्यादा हीट दिया जाता है और उससे फिर क्या कहते हैं कोयला बनाया जाता है। इंडिया के अंदर अभी कोयला खत्म हो गया था, आपको पता है, तो हमने क्या कहते हैं हमारे इंडिया में फिर बहुत कट आउट हो रहे थे बिजली को लेके, है ना। अब हाइड्रल पावर जो है, ऑफकोर्स जहाँ से बिजली बनेगी, हाइड्रल पावर में सबसे ज़्यादा मेगावाट बिजली का इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा। सबसे हाईएस्ट बिजली जो बनती है वो हाइड्रल पावर, जल से ही बनती है। तो इंडिया में भाखड़ा नालंदा डैम, उसके बाद दामोदर वैली और उसके बाद कोपली हाइड्रल प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के तहत ही हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा बिजली जो है इन प्रोजेक्ट के तहत बन रही है। दूसरा थर्मल इलेक्ट्रिसिटी में अगर देखें तो हम लोग कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, इन सभी का इस्तेमाल करते करते हम थर्मल गैस एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी भी बना पा रहे हैं। तो दोस्तों ये था हमारा क्या कहते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। उसके बाद आता है उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा हमारा नॉन कन्वेंशनल। ये कन्वेंशनल था, फिर आएगा नॉन कन्वेंशनल, इसके बारे में हम समझेंगे वीडियो के अगले पार्ट में। इस वीडियो में इतना ही है, वीडियो के अगले पार्ट में जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर बताने की कोशिश करिएगा।